बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अब तो वो जैसे ही मिलेगा आप उसे पकड़कर अपने साथ यहाँ से ले जाएं। वो पकड़ में आए तब की बात है, बेचारा अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा है। उसे समझाया भी है कि वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बज़िद है कि उसे तलाश करके ही रहेगा। पता नहीं कहाँ से इस मरने वाली को ढूंढ कर लाएगा। वो एक शाहराह के फुटपाथ पर खड़ा हुआ दूर तक देख रहा था, जैसे अपनी माँ को तलाश कर रहा हो। फिर वो एक तरफ जाने लगा जिसका वजूद हो और कोई पता ठिकाना ना हो तो तलाशे होशियार के बाद वो मिल ही जाता है, लेकिन जिसका वजूद ही ना हो वो कैसे मिलेगा। एक तो वो बच्चा था, फिर तलाश करने का अंदाज भी बचकाना था। पैदल चल रहा था, कोई गाड़ी नहीं थी, सर पर कोई छत नहीं थी, जेब में रकम भी नहीं थी। दुनिया वालों के झूठ और फरेब को नहीं समझता था, अपनों से कतरा रहा था और दुश्मनों से बच बच कर निकल रहा था। दिलरुबा एक दुकान से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रही थी। सामने से दनान गुजर रहा था, उसे देखते ही ठिठक गई। कुछ सोचा, याद किया, फिर इसे आवाज दी, ए बच्चे रुक जाओ, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो सुन नहीं रहा था, अपनी धुन में चला जा रहा था। वो तेजी से चलते हुए इसके पीछे आई और इसके शाने पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रुक गया, इसकी तरफ देखकर बोला, तुम कौन हो? मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ, तुम मेरी मम्मी नहीं हो सकती। दिलरुबा ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम अदनान है? इसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहा, हाँ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, इनका नाम पोरस है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। अदनान ने इसे घूर कर देखा, वो एकदम से घबरा कर पीछे हट गई। इसकी आंखें शिवानी जैसी थीं और इस वक्त ऐसा ही लग रहा था जैसे शिवानी घूर कर अपनी शौकन को देख रही हो। दिलरुबा से नजरें नहीं मिला पा रही थी, इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें इसके दिल को जकड़ रही हैं और इसका दिल अब धड़कना भूल जाएगा। वो अपने दिल की जगह सीने पर हाथ रख कर बोली, ओ गॉड, और उसने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारी आंखें इतनी खतरनाक हैं। वो इस तरफ नहीं देख रही थी, नजरें झुकाकर बोल रही थी, तुम मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, वो यहाँ आ जाएंगे। वो सख्त लहजे में बोला, मेरी तरफ देखो। इसने बेख्तियार इसकी तरफ देखा, इसकी आंखें जैसे नन्ही मुन्नी आंखों से चिपक कर रह गईं। वहां से वो नजरें ना हटा सकी। फिर इसे यूं लगा जैसे अदनान की बचकाना आवाज में किसी औरत की आवाज गुल मिल गई है और वो बड़े ही सख्त लहजे में कह रही है, तुम पोरस की जिंदगी से निकल जाओ, मैं हुक्म देती हूँ, यहाँ से जाओ और फिर कभी पोरस से ना मिलो, जाओ, चली जाओ। इस पर सहर तारी हो गया था। वो उठकर खड़ी हो गई, फिर अपनी कार की तरफ ऐसे जाने लगी जैसे नींद में चल रही हो। इसकी पलकें नहीं झपक रही थी। वो कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई, फिर इसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगी। अदनान चुपचाप खड़ा इसे जाते देख रहा था। जब वो कार नजरों से ओझल हो गई तो वो भी पलटकर भटकने के लिए वहां से जाने लगा। वो बेचैनी से टहल रही थी, वक्त नहीं गुजर रहा था। जिना ने इससे कहा था कि इसकी वो काबिल एतराज तस्वीरें उसे वापस मिल जाएंगी, वो 2 घंटे के अंदर बदनामी से बच जाएगी। वो 2 घंटे नहीं गुजर रहे थे। वो ठीक 2 घंटे बाद फोन पर जीना से पूछने वाली थी कि इसका काम हो गया है या नहीं, क्या इसका हरजाई महबूब तस्वीरें वापस कर चुका है। इसके बाप ने आकर कहा, 2 घंटे गुजरने वाले हैं, उम्मीद है कि तुम्हारा काम हो जाएगा और हम बदनामी से बच जाएंगे। वो बोली, संजय बहुत ही जलील और कमीना है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरी तस्वीरें वापस करेगा। पता नहीं ये सुहागन देवी अपनी आत्मा शक्ति से कुछ कर पाएगी या नहीं। बाप ने कहा, तुम किस आत्मा शक्ति की बातें करती हो? साइंसी तरक्की के दौर में सांसें ले रही हो और जाहिलाना अकीदे की बातें कर रही हो। मैं आत्मशक्ति को नहीं मानता। फिर तो हमें मायूस हो जाना चाहिए। सुहागन देवी कुछ नहीं करेगी। जरूर करेगी, मैं अब भी यकीन से कहता हूँ कि वो टेलीपैथी जानती है या किसी टेलीपैथी जानने वाले से यारी कर चुकी है। वो तुम्हारा काम जरूर करेगी। आप फिर इसकी टेलीपैथी के पीछे पड़ गए हैं। अगर वो जानती है तो जानने दें, आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। डीजी और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है कि सुहागन देवी का मुहासबा नहीं किया जाएगा। इसकी बात खत्म होते ही कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजमा ने आकर कहा, संजय साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वो उठकर खड़ी हो गई, अपने बाप से बोली, मालूम होता है मेरा काम हो रहा है, सुहागन देवी ने उसे भेजा होगा। फिर इसने मुलाजमा से कहा, जाओ इसे फौरन यहाँ भेजो। वो चली गई। 1 मिनट के अंदर ही संजय सर झुकाए वहाँ आया था। इसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। इसने वो लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अर्चना, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और इसके बाद तुम्हें बदनाम करना चाहा, लेकिन अब नहीं करूँगा। इस लिफाफे में तुम्हारी तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें आधी आधी जली हुई हैं, नेगेटिव भी हैं, तुम देखकर तसल्ली कर सकती हो।
वो लिफाफा लेकर बाप से दूर हो गई। फिर एक जगह जाकर वो तस्वीरें निकाल निकाल कर देखने लगी। अगरचे चेहरा नजर नहीं आ रहा था, तस्वीरें आधी जली हुई थीं। इसके बावजूद उसने पहचान लिया कि ये सब उसी की तस्वीरें हैं। नेगेटिव भी इसी के थे। इसने इन सब को दोबारा लिफाफे में रखा, फिर पलट कर इनकी तरफ देखते हुए बोली, मैं इन्हें अभी जला डालूंगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? क्या सुहागन देवी तुम्हारे पास आई थी? वो मेरे घर नहीं आई थी, मेरे ख्वाब में आई थी। अगरचे वो सोने का वक्त नहीं था, लेकिन अचानक मेरी आंख लग गई। मैंने देखा कि सुहागन देवी मुझसे कह रही थी कि किसी को बदनाम करके इस पर कीचड़ उछालना बहुत बड़ा पाप है। वो तस्वीरें अर्चना को वापस कर दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। तुम्हारा बाप अभी कार हादसे में जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा हुआ है। अगर तुम अर्चना को तस्वीरें वापस नहीं करोगे तो वो अस्पताल से वापस नहीं आ सकेगा। इसकी लाश ही वापस लाई जाएगी। संजय ने अर्चना को देखा, फिर कहा, जब मेरी आंख खुली तो फोन की घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से मेरे डैडी की सेक्रेटरी ने इतला दी कि वो कार के हादसे में जख्मी हो गए हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं। वो दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, मैंने इसी वक्त तौबा कर ली और समझ गया कि सुहागन देवी अपनी आत्मा शक्ति से ये सब कुछ कर रही है। मैंने इन तस्वीरों को थोड़ा थोड़ा सा जलाया ताकि तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाई ना दे, तुम्हें भी दिखाई ना दे। फिर मैं ये सब कुछ तुम्हारे पास ले आया। अर्चना ने कहा, तुमने दुश्मनी की थी, लेकिन इन तस्वीरों को लुटाकर मुझ पर एहसान कर रहे हो। बैठो, चाय पी कर जाओ। नहीं, हमारे बुजुर्गों की सियासी दुश्मनी कायम रहेगी। मैं दुश्मन के घर में पानी भी नहीं पीऊंगा। ये कहकर वो पलटा और तेजी से चलता हुआ बाहर चला गया। अर्चना ने रिसीवर उठाकर जीना के नंबर डायल किए। फिर राब्ता होने पर कहा, मैं अर्चना बोल रही हूँ, सुहागन देवी से बात करना चाहती हूँ। उसे इंतजार करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद जीना की आवाज सुनाई दी। हाँ अर्चना, बोलो, क्या तुम्हारा काम हो गया? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं बोलूंगी। तुम बेशक आत्मा शक्ति वाली हो। मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं गरीबों के लिए कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन जो धनवान होते हैं इनसे कहती हूँ, लाख 10 लाख करोड़ जितनी भी रकम वो दे सकते हैं वो मेरे पास पहुँचा दें। मैं ये रकम गरीबों को दान करती रहती हूँ। अर्चना ने अपने बाप से कहा, ख्वामख्वाह सुहागन देवी पर शुबा किया जाता है कि वो अचानक दौलतमंद हो गई है, जबकि वो हम जैसे धनवानों से रकम लेकर गरीबों को देती है। अब बताएं, इतने बड़े काम के बदले आप सुहागन देवी को कितनी रकम देना चाहेंगे? लाखों की बात करें। ठीक है, मैं 1 लाख रुपए भेज दूंगा। 1 नहीं, 5 लाख रुपए दे दें। इसने सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके सियासी करियर को भी बचाया है। अच्छी बात है, मैं 5 लाख का चेक दूंगा। इसने फोन पर कहा, सुहागन देवी, मैं 5 लाख का चेक कल सुबह तक भेज दूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसने रिसीवर रख दिया। इसके बाप ने कहा, हमारा शुबा दुरुस्त साबित हो रहा है। वो बहुत चालाक है, अपने टेलीपैथी के इल्म को छुपा रही है, या फिर किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपने अंदर छुपा कर रखा है। फिर वही बातें कर रहे हैं। क्या इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, अब हम इसे नहीं छेड़ेंगे, वरना वो ख्वामख्वाह हमारी दुश्मन हो जाएगी। मैं इस सिलसिले में हाई कमान से राब्ता करूंगा। जीना ने रिसीवर रखकर अपने दिल को थाम लिया। फौरन समझ गई कि किबरिया ने अर्चना की मुश्किल आसान कर दी है। वो अनोखा महबूब था, इसके अंदर आकर खामोश रहता था। इससे बोलता नहीं था, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान करता रहता था। वो बड़े कर्ब से बोली, किबरिया, मेरी मुश्किल कब आसान करोगे? मैं तुम्हें दिन रात पुकारती रहती हूँ, कब तक मुझसे नाराज रहोगे? आज मैं तुम्हारे खुदा का वास्ता तुम्हें देती हूँ, मुझसे बोलो। इसे अपने अंदर एक गहरी सांस सुनाई दी। फिर किबरिया ने कहा, तुमने अल्लाह ताला का वास्ता दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी बातें करने के बाद खामोश हो जाऊंगा, फिर कभी नहीं बोलूंगा। ये कैसी सजा दे रहे हो? मुझसे क्यों नहीं बोलोगे? क्यों बोलूं? जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुमसे क्या बोलूं? इसलिए बोलूं। मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगी। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे छूना चाहते हो, मैं राजी हूँ, आ जाओ। मुझसे दूर ना रहो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ छूना नहीं चाहता, तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए जरूरी है कि तुम ऑपरेशन के लिए राजी हो जाओ। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने पिताजी से कहा था कि बहुत देर हो चुकी है, बचपन ही में ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। अब अगर होगा तो मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। शायद मैं किस्मत से बच जाऊं, वरना मौत लाजमी है। कौन जानता है हमारी तुम्हारी मौत कब आएगी और किस बहाने से आएगी। अगर ऑपरेशन के बहाने से मौत ने आना है, हम तुम रोक नहीं सकेंगे, और अगर मुकद्दर में जिंदगी लिखी है तो तुम आखिरी सांसों तक जिंदगी गुजारती रहोगी। प्लीज इस सिलसिले में मुझसे बहस ना करो, मेरी बात मान लो। चले आओ, खुदा के लिए चले आओ। देखो, मैं भगवान का नाम नहीं ले रही, तुम्हारे खुदा का नाम ले रही हूँ, आ जाओ। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अब तो आना ही होगा, मैं आ रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, एक वादा करो। कैसा वादा? यहाँ आने तक तुम मेरे दिमाग में नहीं रहोगे, मुझे तनहा छोड़ दोगे। चलो ठीक है, मैं ख्यालखानी के जरिए तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, खुद आ रहा हूँ। वो उसके दिमाग से चला गया।
वो खुशी से झूमती, बल खाती, इठलाती हुई अपने बेडरूम में आई और कनीजों को आवाजें देने लगी। एक एक कनीज आने लगी। वो इनसे पूछने लगी, आज क्या पकाया है? बेहतरीन खाना पकाओ, इस कोठी के असली मालिक आ रहे हैं, तुम सब अपना हुलिया दुरुस्त करो। इसने दूसरी कनीज से कहा, पूरे बंगले को अच्छी तरह चेक करो कि ठीक तरह सफाई हुई है या नहीं, वरना दोबारा सफाई करो। इसने तीसरी कनीज को कहा, बाहर जाकर सिक्योरिटी अफसर से कहो हमजा साहब आने वाले हैं, उन्हें गेट पर रोका ना जाए। वो फिर खुद आईने के सामने खड़ी होकर अपने हसीन सरापा को देखते हुए बनाव सिंगार में मसरूफ हो गई। एक कनीज अलमारी से मलबूसात निकाल निकाल कर दिखा रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लिबास पहनकर किबरिया के सामने जाना चाहिए। इसने 16 बरस तक कभी अपने लिए भी श्रृंगार नहीं किया था। साफ सुथरी और पकीज़ा रहती थी, आईने में खुद को देखती थी, मगर कभी बनने संवरने का शौक दिल में पैदा नहीं हुआ था। आज पहली बार वो किबरिया के लिए श्रृंगार कर रही थी। वो पहला मर्द था जिसके सामने जाने के लिए खूब से खूब तर बनने का जज्बा पैदा हुआ था। वो अपने आप को खूब निखार रही थी। इसी वक्त एक कनीज ने आकर कहा, हमजा साहब की कार अहाते में दाखिल हो गई है। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। दूसरी कनीज ने आकर कहा, हमजा साहब गाड़ी से उतरकर आ रहे हैं। फिर वो आ गया। वो एक दूसरे को देखने लगे। जीना ने इसे बहुत पहले एक बार होटल के कमरे में देखा था। वो चंद मिनट तक सामने रहकर चला गया था। इसके बाद अब नजर आ रहा था। किबरिया ने भी पहली बार इसी होटल में इसे देखा था और हजार जान से आशिक हो गया था। फिर इसे छुप छुप कर देखता रहा था। आज तो वो क़यामत लग रही थी। इतनी खूबसूरती से साड़ी बांध रखी थी कि जिस्म के नशीबो फराज बगावत पर आमादा कर रहे थे। चेहरे के नकूश बड़े ही जाज़बे नजर थे। आंखों में गहरी संजीदगी और चमक और ऐसी दिलकशी थी कि दिल बेख्तियार इसी की तरफ खींचा जाता था। वो शर्मा रही थी। सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, मेरे कमरे में चलें। वो पलट कर जाने लगी। किबरिया के साथ साथ बेडरूम में आया। तन्हाई मिलते ही इसने शाने पर हाथ रखा तो वो होले होले कांपने लगी। फिर आजिज़ी से बोली, प्लीज मुझे हाथ ना लगाएं, तुमने वादा किया था मुझे छूने दोगी। वो बोली, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम तो कांप रही हो, जज्बों से कांप रही हो। इसका मतलब है तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानती, मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। कोई पराया हाथ लगाए तो अच्छा नहीं लगता। क्या मैं पराया हूँ? तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है कि अपने से भी ज्यादा तुम्हें अपना समझती हूँ। दिन हो या रात हो, सोते जागते तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं तुम्हारे दिल का और दिमाग का हाल जानता हूँ, इसीलिए अपना हक मांग रहा हूँ। इसने अचानक इसे खींचकर अपने बाजू में भर लिया। वो जज्बों से थर थर कांपने लगी। इसके सीने में मुंह छुपाने लगी। बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर इन लम्हात में बोलना भूल गई थी। किबरिया ने कहा, हमारे मेल मुलाप की एक हद कायम रहेगी। मैं इस हद से कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारे एक रूहानी पेशवा ने मुझे समझाया है कि जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा, इस वक्त तक हमारे दरमियान फासला रहना चाहिए, लिहाजा मैं फासला कायम रखूंगा। वहां से बहुत दूर पुलिस कमिश्नर आर्मी हेडक्वार्टर में एक आला अफसर मानिक लाल से बातें कर रहा था। उसे जीना के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। मानिक लाल ने कहा, मैंने सुहागन देवी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अखबारात में इसके मुतालिक खबरें शाया होती रहती हैं। इसकी तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसकी आत्मशक्ति के पीछे टेलीपैथी छुपी हुई है। कमिश्नर ने कहा, हमारे देश में फरहाद और इसकी टेलीपैथी जानने वाले एक अरसे से छुपे हुए हैं और पता नहीं हमारे मुल्क के खिलाफ क्या कर रहे हैं। मुझे शुबा है कि वो टेलीपैथी जानने वाले सुहागन देवी के पास आते हैं, उससे दिमागी राब्ता रखते हैं। शुबा होना ही चाहिए, वो एक सुहागन लड़की को सुहागन देवी बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन हम इनके फ्रेम में नहीं आएंगे। तुम इस सुहागन देवी को गिरफ्तार कर लो। सर, बहुत मुश्किल है। जो भी इसे गिरफ्तार करने जाएगा वो दिमागी जीतों में गिरफ्तार हो जाएगा। इससे पहले भी जिस किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे ही नुकसान पहुंच गया। वो तो जान से गया या फिर अपाहज बन गया। क्या टेलीपैथी के खौफ से इस लड़की का मुहासबा नहीं किया जाएगा? जरूर किया जाएगा सर, लोहे को लोहा काटता है। हमारा हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला इस लड़की का मुहासबा कर सकता है। वो बेनकाब होगी तो पता चलेगा कि वो टेलीपैथी जानती है या टेलीपैथी जानने वालों के हाथों में कठपुतली बनी हुई है। तुम ऐसा करो, इस लड़की के बड़े बड़े फोटोग्राफ ले आओ। मैं चंडाल जोगिया से इस सिलसिले में बात करूंगा। मैं भी 1 घंटे के अंदर इसके कई फोटोग्राफ पहुंचवा दूंगा। वो पर नाम करके चला गया। मानिक लाल इन 6 योगा जानने वाले अफसरों में से था जो चंडाल जोगिया से बराह रास्त राब्ता रखते थे। इसने 5 योगा जानने वाले अफसरों को फोन पर कहा, एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है, लिहाजा आप फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में चले आएं। वो सब आर्मी हेडक्वार्टर में थे। 15 मिनट के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। मानिक लाल इन्हें जीना के बारे में तफसील से बताने लगा। इसकी तमाम बातें सुनने के बाद 5 अफसरान ने तशवीश का इजहार किया और इस बात से मुत्तफिक हुए कि जीना के पीछे जरूर फरहाद और इसकी टेलीपैथी जानने वाले छुपे रहते हैं।
एक अफसर ने कहा, हमारा चंडाल जोगिया ही इस लड़की को बेनकाब कर सकता है। मानिक लाल ने कहा, हमने फैसला किया था चंडाल जोगिया को फरहाद से कभी टकराने नहीं देंगे, इसे दूर ही रखेंगे। एक अफसर ने कहा, हम इस फैसले को कायम रखेंगे। चंडाल जोगिया हमारे देश का बहुत बड़ा सरमाया है। यूँ समझे कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हमारे पास आ गया है। हम इसे हर पहलू से तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे। सुहागन देवी को बेनकाब करना भी जरूरी है। हमें कोई तदबीर सोचना चाहिए। चंडाल जोगिया इस तरह ख्यालख्वानी करे कि फरहाद को दुश्मनी का शुबा ना हो। ये सभी जानते हैं कि फरहाद अली तैमूर इस वक्त तक दुश्मनी नहीं करता जब तक कोई इसे दुश्मनी पर मजबूर न करे। कमिश्नर ने जीना की बड़ी बड़ी तस्वीरें पहुंचवा दी। वो इन तस्वीरों को देखने लगे। एक ने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, यकीन नहीं आता कि ये सुहागन है। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या वाकई ये लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है? हमने तो यही सुना है और अब अंदर का भेद वही जानती है, या फिर हमारा चंडाल जोगिया इसके ख्यालात पढ़कर इसके अंदर की बात मालूम कर सकता है। मानिक लाल ने फ़ोन के जरिए चंडाल जोगिया से रब्ता किया, फिर कहा, मैं एक ज़रूरी मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसने कहा, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। मैं भी आकर तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। चंडाल जोगिया ने रिसीवर रख दिया। वो बहुत परेशान था। पहले तो इसे मालूम हुआ कि फरमान कहीं गुम हो गया है। इसने ख्यालख्वानी के जरिए रब्ता करना चाहा तो फरमान ने सांस रोककर उसे अपने अंदर आने नहीं दिया था। इसी वक्त इसने समझ लिया कि फरमान इसके तमीमी अमल से रिहाई हासिल कर चुका है। ये मालूम होता ही उसने फौरन ही अपनी बेटी अनीता से रब्ता किया। पता चला कि वो भी इसकी ख्यालख्वानी की लहरों को रोक रही है। बेटी और दामाद दोनों ही बागी हो गए थे। इसने अनीता की मुलाजमा के ख्यालात पढ़े। पता चला कि अनीता ने इसे छुट्टी दे दी है। वो बंगले में तैयार होना चाहती थी क्योंकि इसका अनिल शर्मा इसे मिलने के लिए आने वाला था। इसने मुलाजमा को इस बंगले की तरफ दौड़ाया ताकि उसके जरिए अनीता से बातें करे, और अगर वो दिमाग में ना आने दे तो मुलाजमा के जरिए उसे जख्मी करे या साबी कमजोरी में मुब्तला करके मालूम कर सके कि फरमान कहाँ है और क्या कर रहा है। जब मुलाजमा इस बंगले में पहुंची तो मालूम हुआ वो खाली है। अनीता वहां से जा चुकी है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाने लगा। फरमान ने बड़ी तेजी दिखाई थी। मैं दूसरी तरफ ख्यालख्वानी में मसरूफ रहा। इतनी देर में इस कमबख्त ने न सिर्फ खुद आज़ादी हासिल की बल्कि मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। इसने अपने बेटे हंसराज से रब्ता किया, फिर इसे बताया कि फरमान इसकी गिरफ्त से निकल चुका है और इसकी बेटी अनीता को भी अपने साथ कहीं ले गया है। हंसराज जोगिया इंटेलिजेंस के चीफ रंजीत वर्मा के रूप में था। बाद में उसे तरक्की दिलाकर मद्रास में पुलिस कमिश्नर बना दिया था। इसने कहा, मैं छुट्टियां लेकर उत्तर प्रदेश आऊंगा और दिल्ली में रहकर इन दोनों को तलाश करूंगा। हो सके तो आप मेरा ट्रांसफर दिल्ली करवा दें, फिर मैं वहां की पुलिस फोर्स को इन्हें तलाश करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो मानिक लाल से अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता था। इसका ट्रांसफर कराना कोई बड़ी बात नहीं थी। मानिक लाल भी इसी से मिलने आ रहा था। वो इस सिलसिले में बातें कर सकता था, लेकिन उसे ये नहीं बता सकता था कि एक टेलीपैथी जानने वाला इसके हाथ से निकल चुका है। ये बातें इन 6 योगा जानने वाले अफसरान को मालूम होती तो वो इसे बेवकूफ़ कहते और वो उनकी नज़रों में बेवकूफ़ बनना नहीं चाहता था। मानिक लाल इससे मिलने के लिए आ गया। इसने प्रणाम करते हुए कहा, एक बहुत अहम मामला है, इसलिए तुम्हें तकलीफ देने आया हूँ। कोई बात नहीं, ये बताओ मामला क्या है? आपने किसी सुहागन देवी का नाम सुना है? मैंने अखबार में इसके मुतालिक कुछ पढ़ा था, अच्छी तरह याद नहीं है क्या बात है। हमें शुबा है कि वो टेलीपैथी जानती है या फिर इसके पीछे फरहाद अली तैमूर छुपा हुआ है। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। ये शुबा क्यों हो रहा है? मानिक लाल जीना के बारे में पूरी तफसीलात बताने लगा। चंडाल ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है। मैं इसे ज़रूर देखूंगा। मानिक लाल ने लिफाफे से तमाम तस्वीर निकालकर इसके सामने रख दी। वो इन तस्वीरों को देखकर जैसे बावला हो गया। ललचाई हुई नज़रों से एक एक तस्वीर को देखने लगा। कहने लगा, अरे वाह, ये तो आसमान से उतरी हुई परी दिखाई दे रही है। गजब की लड़की है, क्या हुस्न है, क्या जवानी है। इसे तो मेरी गोद में होना चाहिए। क्या फरहाद की गोद में जाना चाहते हो? इसने चौंक कर मानिक लाल को देखा, फिर कहा, आपने इस लड़की के बारे में जितनी बातें बताई हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये टेलीपैथी जानती है या फिर कोई इसके पीछे छुपा हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फरहाद ही हो। मालूम करना होगा कि वो कौन है। क्या तुम इसके दिमाग में जाकर मालूम करोगे? मैं भी इसकी आंखों में जानकर इसके अंदर पहुंच जाऊंगा और इसके ख्यालात पढ़ूंगा। एक बात याद रखो, इसके अंदर पहुंचकर खुद कभी ना बोलना। वहाँ फरहाद या कोई भी छुपा होगा तो वो तुम्हें पहचान लेगा। वो जीना की एक तस्वीर देखने लगा। इसकी आंखों में झांकते झांकते इसके दिमाग में पहुंचना ही चाहता था कि उसने सांस रोक ली। इसकी ख्यालख्वानी की लहरें वापस आ गईं।